आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्या टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ येट अनदर न्यू टॉपिक जिसका नाम है कंसाइनमेंट। जिसका नाम क्या है? कंसाइनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट? आप लोगों को कंसाइनमेंट के बारे में कितना पता है, पहले आप लोग बता दीजिए। आप लोगों को कंसाइनमेंट सुना है? कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है? व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी आर गोइंग टू कंडक्ट इन कंसाइनमेंट? क्या होता है? एनीवन नोज? नहीं पता तो नो लिख दो चैट में, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। मैं बता दूंगा आपको। इज एनीवन अवेयर ऑफ दैट कि कंसाइनमेंट में किस प्रकार का बिजनेस किया जाता है? नहीं पता लिख दो चैट में, अगर नहीं पता तो पता है तो बता दो। एनीवन वांट्स टू ट्राई? नो, नहीं पता। सर आप ही बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ, ध्यान दो ध्यान दो। देखो कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स सी आई एम अ फर्नीचर मर्चेंट। मेरा काम है फर्नीचर बनाकर बेचना या फर्नीचर खरीद कर बेचना। मैं नागपुर में अच्छा वेल स्टैब्लिश्ड हूँ। नागपुर में अच्छा बिजनेस मैंने स्टैब्लिश कर रखा है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा सेल हो रहा है। आई एम डूइंग गुड बिजनेस, आई एम डूइंग गुड बिजनेस। अब हुआ क्या कि राइट नाउ आई एम एट नागपुर। आई एम एट नागपुर। नागपुर में मैंने बढ़िया बिजनेस वगैरह सेट कर रखा है, बढ़िया धंधा हो रहा है, पैसा वगैरह आ रहा है, लोग खुश है, प्रॉफिट वॉफिट भी जनरेट कर रहा है। किसी ने आया मेरे को बोला, सर आपका फर्नीचर बहुत अच्छा A1 क्वालिटी का फर्नीचर है, डिज़ाइन वगैरह लेटेस्ट होता है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, आप आपका बिजनेस एक्सपांड क्यों नहीं करते? आप नागपुर से बाहर क्यों नहीं निकल जाते? नागपुर के बाहर दूसरे शहर है, आप आपका प्रोडक्ट वहां ले जाकर क्यों नहीं बेचते? नागपुर के बाहर भी बहुत सारे शहर है जहां आप ले जाकर आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो आप सर अपना प्रोडक्ट नागपुर के बाहर निकाल कर क्यों नहीं बेचते? मैं बोला आइडिया अच्छा है। मैंने बोला आइडिया अच्छा है। तो मैंने बोला कहाँ, मैंने इवेलुएट किया कि कहाँ हमारे प्रोडक्ट का डिमांड आ सकता है, कहाँ हम बेच सकते हैं। तो नागपुर के पास ही एक और सिटी है जिसका नाम है गोंदिया। हमने क्या किया, गोंदिया मार्केट टैप किया। हमको लगा कि हम गोंदिया में भी प्रोडक्ट बेचना चाहिए, हमने गोंदिया में भी प्रोडक्ट बेचना चाहिए। मेरे को बताओ मेरा स्टैब्लिशमेंट अभी कहाँ है? राइट नाउ वे आई एम स्टैब्लिश्ड। मैं स्टैब्लिश्ड नागपुर में हूँ कि गोंदिया में हूँ? राइट नाउ आई एम स्टैब्लिश्ड इन नागपुर। राइट नाउ आई एम स्टैब्लिश्ड इन नागपुर। अब नागपुर से बाहर निकल के मैं गोंदिया में मेरा प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो एक ऑप्शन क्या है कि मैं गोंदिया में मेरा खुद का आउटलेट डालूँ, मेरे खुद के एम्प्लॉयज़ रखूँ, और मैं मेरा खुद का मैनेजमेंट रख के यहाँ पे धंधा करूँ। बराबर है, प्रेमाइसेस खरीद लूँ या रेंट पे ले लूँ, जैसा भी मैं करना चाहूँ, तो एक और नया एस्टैब्लिशमेंट नई जगह पर मैं बना लूँ। बट आपको नहीं लगता खुद का प्रेमाइसेस लेना, खुद का मैनेजमेंट रखना, खुद का स्टाफ रखना, दैट्स टीडियस जॉब? चलो पैसा है भी मेरे पास, पैसा है भी मेरे पास, मैं लगा भी दूंगा पैसा, बट क्या वो मैनेज कर पाना, आपको क्या लगता है नागपुर में बैठे बैठे गोंदिया का धंधा मैनेज कर पाना मेरे लिए क्या इतना आसान रहेगा क्या? नागपुर में बैठे बैठे गोंदिया का धंधा मैनेज कर पाना, देखना वेदर द एम्प्लॉयज इज वर्किंग और नॉट, समय पे ऑफिस आ रहा है नहीं आ रहा है, काम बराबर कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं नहीं देख सकता। नागपुर में बैठे बैठे मैं कितना कर लूंगा? क्या मैं कंट्रोल रख पाऊंगा क्या वो? तो हम क्या करते हैं, रादर देन स्टार्टिंग आवर ओन बिजनेस, रादर देन स्टार्टिंग आवर, हमारा मेन इंटेंशन क्या है? बिजनेस शुरू करना मेन इंटेंशन है कि प्रोडक्ट दूसरे सिटी में भी सेल हो, ये हमारा मेन इंटेंशन है। भाई वी वांट टू सेल, वी वांट टू एक्सपांड आवर बिजनेस। हमको वहां जाके प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस सेट नहीं करना है, हमारे को हमारा प्रोडक्ट वो सिटी में बेचना है। अब अगर वो प्रोडक्ट वो सिटी में बेचना है, वो प्रोडक्ट अगर हमको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर हमको उस सिटी में बेचना है, तो भाई खुद का प्लांट, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का ऑफिस डेवलप करने से बेहतर देयर इज एन अनदर ऑप्शन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एजेंट अपॉइंट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एजेंट अपॉइंट कर लेंगे। ये जैसा ये एक एजेंट है, लेट्स से इसका नाम शंकर है। इसका नाम क्या है? शंकर। एक शंकर नाम का पर्सन लिया हमने, शंकर नाम का पर्सन हमने ढूंढा, हमने उसको एज एन एजेंट अपॉइंट कर लिया, हमने उसको एज एन एजेंट अपॉइंट कर लिया। मैं राइट नाउ यहाँ पे हूँ, मेरा नाम क्या है? कृष्णा। ठीक है, व्हाट्स माय नेम? तो कृष्णा, ठीक है। मैंने क्या किया, अब याले केस में मैंने क्या किया कि भाई शंकर को मैं क्या करूंगा, शंकर को मैं क्या करूंगा, अपॉइंट कर लिया वहां पे, एंड ही इज माय एजेंट, ही इज माय एजेंट, जिसको मैं गुड्स भेज दिया करूंगा, जिसको मैं क्या करूंगा, जो गुड्स है, गुड्स इसको मैं कंसाइन कर दूंगा, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बोलते हैं। कंसाइनमेंट मतलब मैंने उसको गुड्स सेल किया है कि भेजे है? डिड आई सोल्ड द गुड्स और डिड आई सेंड द गुड्स? मैंने उसको गुड्स बेचे हैं या भेजे हैं? मैंने उसको बेचे नहीं है, मैंने उसको गुड्स सेंड कर दिए। मैंने माल उठाया, मेरे गोडाउन से उठाया, मैंने बोला शंकर तू अपने गोडाउन में रख, बेचा नहीं, और उसको बोला तू ये माल बेचते रहना,
ये माल तू बेचते रहना और मैं तेरे को कमीशन दूंगा, इस पे मैं तेरे को क्या दूंगा, कमीशन। मतलब ही विल गोइंग टू वर्क फॉर कमीशन, द एजेंट विल गोइंग टू वर्क फॉर कमीशन, एजेंट विल गोइंग टू वर्क फॉर कमीशन। वेयर एज कृष्णा, कृष्णा को प्रिंसिपल बोलते हैं, कृष्णा को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, कृष्णा को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल। वेयर एज द प्रिंसिपल विल गोइंग टू वर्क फॉर प्रॉफिट। क्या लगता है आपको, प्रिंसिपल क्यों काम करेगा, मैं क्यों काम कर रहा हूं, आई विल वर्क फॉर प्रॉफिट। जितना भी धंधे में फायदा नुकसान होगा उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। आई विल वर्क फॉर प्रॉफिट, कृष्णा विल वर्क फॉर प्रॉफिट एंड द एजेंट द शंकर विल गोइंग टू वर्क फॉर, शंकर काम का के लिए करेगा, शंकर विल वर्क फॉर कमीशन, शंकर विल वर्क फॉर कमीशन। जिसमें क्या किया, प्रिंसिपल यानी कृष्णा ने, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई किए, ही हैड नॉट सोल्ड द गुड्स, उसने सिर्फ गुड्स सप्लाई किए जो शंकर अपने गोडाउन में मेंटेन रखेगा, जब भी कोई कस्टमर आएगा वो उसको बेच देगा, जब भी कोई कस्टमर आएगा वो उसको गुड्स बेच देगा। अच्छा मेरे को बताओ, गुड्स बेचेगा शंकर तो कलेक्शन भी शंकर ही करेगा, पैसों का कलेक्शन कौन करने वाला है, शंकर, पैसों का कलेक्शन कौन करेगा, शंकर। कलेक्शन वगैरह पे मैं आता हूं, बट यहां तक समझा क्या, अभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई कृष्णा को, कृष्णा बीइंग अ प्रिंसिपल हु हैज एस्टैब्लिशमेंट इन द नागपुर वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस इन गोंदिया, rather than having its own infrastructure, rather than having its own incorporation business in Gondia, he started with an principal agent relationship with शंकर, जिसको उन्होंने गुड सप्लाई कर दिया और बोला तू कमीशन ले और माल बेच। वैसे भी अगर कृष्णा खुद का एस्टैब्लिशमेंट डालता तो उसको पूरा खर्चा लगता है, वो खर्चा इन द फॉर्म ऑफ कमीशन उसने शंकर को दे दिया। और शुरुआत में ये एडवाइजेबल भी है, आपको क्या पता आपका बिजनेस वहां चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे फर्नीचर की डिजाइन नागपुर वाले पसंद कर रहे हैं, गोंदिया वाले पसंद करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। गोंदिया में मेरे फर्नीचर का डिमांड आएगा नहीं आएगा इसका मेरे को शुरुआत में कोई गारंटी नहीं है, तो मैंने एक एजेंट को रख लिया, खर्चा मेरा नहीं है, खर्चा उसका है, माल बिका तो कमीशन देना है, नहीं बिका तो कमीशन नहीं देना, माल तो मेरा ही है। माल के ऊपर में ओनरशिप किसकी रहेंगी, मेरा एक सिंपल सवाल का जवाब दो, हु विल बी द ओनर। जो माल शंकर के गोडाउन में पड़ा है, जो माल देखो ये शंकर के गोडाउन में जो बॉक्सेस पड़े हैं, ये माल के ऊपर में ओनरशिप किसकी, हु विल बी द ओनर फॉर दैट गोडाउन, हु विल बी द ओनर फॉर दैट स्टॉक। ये माल का ओनर कौन रहने वाला है, कृष्णा, प्रिंसिपल विल बी द ओनर। शंकर को हमने गुड्स बेचे नहीं थे, हमने गुड्स सप्लाई किए थे, इट वाज गुड्स सेंड, उसको हमने गुड्स बेचे नहीं थे। अच्छा इसको ना अकाउंटिंग की भाषा में ध्यान से सुन लो क्या बोला जाता है, ये जो है कृष्णा, इसको अकाउंटिंग की भाषा में कंसाइनर भी बोलते हैं और इसको कंसाइनी भी बोलते हैं। एजेंट को हम कंसाइनी बोलते हैं, जिसने माल भेजा वो कंसाइनर, जिसने माल रिसीव किया वो कंसाइनी, जिसने माल बेचा वो कंसाइनर, जिसने माल रिसीव किया वो कंसाइनी। आई होप ये समझ में आया। Who is principal? Principal is the consignor. Who is consignee? Who will going to receive? Agent is a consignee. Agent is a consignee. अब मेरे को एक चीज बताओ, ये माल भेजने में कुछ खर्चा होगा या नहीं होगा, क्या लगता है आपको, ये माल भेजने में क्या कोई खर्चे होने वाले या नहीं होने वाले, अ सिंपल यस और नो विल डू। क्या इसके ऊपर में कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड होने वाले या नहीं होने वाले, क्या इसके ऊपर में कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे या नहीं होंगे, यस होंगे ना। देखो क्या क्या होगा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा जो होने वाला है वो होने वाला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। भाई जो भेजा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसके ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग जो कॉस्ट रहेंगी उस मटेरियल को जो हमने ट्रांसफर किया है, हमारे एग्जांपल में जो हमने फर्नीचर ट्रांसफर किया था उसको ट्रांसफर करने का खर्चा इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो लगने वाला है, हाँ या ना। भाई जब ये कृष्णा ने यहाँ पे अपने फैक्ट्री में जब वो माल प्रोड्यूस किया होगा, ये जो माल प्रोड्यूस किया होगा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया होगा, उसकी कॉस्ट लगी होंगी। साथ ही साथ में जब भेजने थे तो खुला तो भेज नहीं सकते, एक खर्चा लग जाएगा आपका पैकिंग, एक खर्चा लग सकता है पैकिंग, ये कौन करने वाला है, ये सारे खर्चे कौन करेगा, हु विल गोइंग टू पे दिस एक्सपेंडिचर, हु विल गोइंग टू पे दिस एक्सपेंडिचर, हु विल बी पेइंग दिस एक्सपेंडिचर। कम ऑन हेल्प मी विद दैट, थोड़ा समझो। हाँ यहाँ पे अगर ये बेसिक समझने में गड़बड़ किए ना बच्चे तो आगे दिक्कत जाती है। द ओनर, द प्रिंसिपल, सिंपल भाषा में कंसाइनर बोलू चलेगा, अभी कंसाइनर बोलू चलेगा, विल यू बी कंफर्टेबल विद द टर्म कंसाइनर नाउ। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये खर्चे कौन पे करने वाला है, हु विल गोइंग टू पे, कंसाइनर। और ये खर्चे है भी किसके, हु विल गोइंग टू बेयर द एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर की जिम्मेदारी भी कौन लेगा, जिम्मेदारी भी कंसाइनर लेगा, क्योंकि भाई माल उसका है, धंधा उसका है, जिसका धंधा उसका खर्चा।
कंसाइनर ने पे किया है, धंधा भी कंसाइनर का है तो बेयर भी कंसाइनर करेगा, धंधा भी कंसाइनर का है तो बेयर भी कंसाइनर करेगा। तो क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पैकिंग, लोडिंग, भाई माल ट्रक में चढ़ाने का वगैरह खर्चा रहेगा, लोडिंग रहेगा आपका, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस अगर गुड्स गाड़ी रास्ते में जल गए, घूम गए, चोरी हो गए, एक्सीडेंट हो गए वो। उसके अलावा कुछ अगर टैक्सेस लगते हैं जैसा ऑक्ट्राय वगैरह लगता है ना रास्ते में, ड्यूटी टैक्स वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट टैक्स, ऑक्ट्राय या कुछ और भी है छोटे मोटे अदर एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे रहेंगे ये सारे खर्चे जो कंसाइनर पे कर सकता है, ये सारे खर्चे जो कंसाइनर पे कर सकता है। बराबर है यहाँ तक? मेजरली एडवाइजेबल तो यही रहता है और मेजरली हर धंधे में ऐसा ही होता है कि खर्चे कंसाइनर ही पे करता है। खर्चे कौन पे करता है? कंसाइनर पे करता है। दे आर टू टर्म्स, हाँ, दे आर टू टर्म्स, ठीक है, ध्यान देना, मैं बार बार दो टर्म बोल रहा हूँ, एक पे और एक बेयर। एक पे कौन करेगा? कंसाइनर करेगा, बेयर भी कौन कर रहा है? कंसाइनर कर रहा है। अब अगर मैं कंसाइनी की बात करूं, कंसाइनी की बात करूं, कंसाइनी की अगर मैं बात करूं तो कंसाइनी क्या क्या खर्चे कर सकता है? जवाब दो। कंसाइनी क्या क्या खर्चे कर सकता है? कंसाइनी क्या कोई खर्चे कर सकता है या नहीं कर सकता? कंसाइनी अपने जेब से कोई पैसा पे करेगा या नहीं पे करेगा? क्या लगता है? विल कंसाइनी गोइंग टू पे सम एक्सपेंडिचर, यस और नो? ये कंसाइनर ने की है, ठीक है, ये कंसाइनर पेड। विल कैन कंसाइनी पे सम एक्सपेंडिचर? होता है ना भाई, माल अगर उसके पास में आ गया, माल उसके पास में आ गया, अब माल जो है या अगर उसने लॉरी से भेजा, ट्रक से भेजा या ट्रेन से भेजा, तो ट्रेन तो उसके घर तक नहीं आएंगी। रेलवे स्टेशन से माल उसको अपने गोडाउन में लाने के लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, रेलवे स्टेशन से माल उसको अपने गोडाउन तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, है ना? हाँ हाँ, आप सही हो कार्तिक, आप सही हो, बट उस पर मैं आ रहा हूँ। बट पहला समझना, रेलवे स्टेशन से क्या वो अपने गोडाउन तक लाने के लिए क्या वो कैरेज पे करेगा? लोडिंग अनलोडिंग पे करेगा? लोडिंग अनलोडिंग पे करेगा भाई। रेलवे स्टेशन से माल गाड़ी में चढ़ाया, गाड़ी से माल अपने इधर लाया, यहाँ अनलोड किया, गोडाउन में लाकर अनलोड किया, क्या ये खर्चा पे करेगा या नहीं पे करेगा? कोई ड्यूटी टैक्स लग गया, मान लो रेलवे स्टेशन वालों ने बोला कि भाई यहाँ पे हमको कोई ऑक्ट्राय भरना है, सिटी के अंदर एंटर होते वक्त ऑक्ट्राय भरना है एंड एवरीथिंग, ऐसे कुछ खर्चे पे करने थे, वो पे किया, ये गोडाउन तक आ गया, यहाँ ये जो खर्चे यहाँ तक हो गए। अब गोडाउन में आने के बाद और खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा? गोडाउन में आने के बाद क्या और खर्चे लगेंगे या नहीं लगेंगे? भाई गोडाउन का रेंट लगेगा, गोडाउन में जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, एडवर्टाइजमेंट, अगर मेरे को माल बेचना है तो माल बेचने के लिए मेरे को एडवर्टाइजमेंट लगेगा, इंश्योरेंस लग सकता है, इंश्योरेंस, भाई गोडाउन में रखे रखे आग लग गई, जल गए, गुड्स खराब हो गए, तो मैंने गोडाउन का, देखो वो ट्रांजिट इंश्योरेंस था, ये गोडाउन इंश्योरेंस है, वेयर हाउस इंश्योरेंस है, वो सब पे किए जाएंगे। जिसको आप, जो एक स्टूडेंट ने शब्द लिखा है स्टूडेंट ने कि भाई केयर एंड कस्टडी के लिए जो भी खर्चा लगेगा, यहाँ पे जो गोडाउन में माल रखा है ना, देखो शंकर ने मेरा माल अपने गोडाउन में रख रखा है, और भी बहुत सारे खर्चे लग सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस जो भी वो करना चाहे कर सकता है, बट लगेगा कुछ खर्चा। बट मेरे एक सवाल का जवाब दो, हु विल गोइंग टू पे दिस एक्सपेंडिचर? पे कौन कर रहा है अभी? पे कौन कर रहा है? पे कौन कर रहा है? जवाब दो, कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। हु विल गोइंग टू पे दिस एक्सपेंडिचर? पे कौन कर रहा है? पे कौन कर रहा है? कंसाइनी। पे कौन कर रहा है? कंसाइनी, शंकर या कंसाइनी। बट ये कंसाइनी का एक्सपेंडिचर है कि वो कंसाइनर से वसूलेगा? क्या ये कंसाइनी का एक्सपेंडिचर है कि वो कंसाइनर से वसूलेगा? क्या लगता है आपको? क्या ये कंसाइनी का एक्सपेंडिचर है या वो कंसाइनी से वसूलेगा? कंसाइनर से वसूलेगा, वो कंसाइनी का एक्सपेंडिचर नहीं है। हिल गोइंग टू आस्क कंसाइनर, भाई तेरे बिहाफ पे मैंने पे किया है, तेरे बिहाफ पे, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा। बात समझो, अगर ये प्रॉफिट के लिए काम करता तो शायद ये एक्सपेंडिचर बेयर भी करता। ये काम कर रहा है ओनली फॉर कमीशन, ये काम कर रहा है ओनली फॉर कमीशन, अपने कमीशन के लिए काम कर रहा है। ये बद्दा काय के लिए काम कर रहा है? कमीशन, जो भी है खर्चा तेरा, मेरा कमीशन, मैं तेरे को बता दूंगा। लगे ये पूछ के करेगा, साहब ऐसे खर्चे हो रहे, करूं या नहीं करूं? इसके पास कोई राइट्स नहीं है, खुद से खर्चे नहीं कर सकता। अगर इसको खर्चा करना है उस गुड्स के ऊपर में कुछ करना है तो उसको बात करनी होगी
कंसाइनर से। एडवर्टाइजमेंट भी अगर तूने इससे पूछे बगैर किया तो यू हैव टू बेयर, वो हाथ खड़े कर सकता है। कंसाइनर ने जितनी सीमा तेरे को बांध रखी है उसके अंदर में रहते हुए खर्चे कर सकता है, और कंसाइनर उसको पैसा पे भी करेगा, कंसाइनर उसको पैसा पे भी करेगा। अब क्या हुआ, अब कंसाइनी ने ये माल क्यों लिया था, कंसाइनी ने ये माल क्यों लिया था, जवाब तो कंसाइनी ने माल क्यों लिया था, सो दैट नाउ हिल गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट। अब ये जो माल लिया था ये प्रोडक्ट वो अपने पास थोड़ी रखेगा, आपको नहीं लगता ये प्रोडक्ट सेल कर देगा, हिल गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट, हिल गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट, बोलो यस और नो। ये माल रखेगा कि अब ये प्रोडक्ट बेच देगा, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर रहेंगे या जो नए कस्टमर वो बना लेगा उनको ये माल बेच देगा, है ना, हाँ या ना, ओ जी यस और नो। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स रहेंगे उनको ये माल बेच देगा, माल बेच के हिल गोइंग टू कलेक्ट कैश, इस कैश में से आपको नहीं लगता हिल गोइंग टू डिडक्ट इस कमीशन, भाई जो भी कैश उसने कलेक्ट किया है उसमें से वो अपना कमीशन डिडक्ट करेगा, हाँ या ना। जो कंसाइनी कंसाइनी अपना कमीशन डिडक्ट करेगा, कमीशन भी तीन अलग अलग प्रकार के, कौन से तीन कमीशन है मैं बताऊंगा, कमीशन भी तीन अलग अलग प्रकार के कमीशन हो सकते हैं जो हम उसको दे सकते हैं। वो कमीशन डिडक्ट करेगा, अपना कमीशन डिडक्ट करेगा, और कमीशन डिडक्ट करके जो भी पैसा बचेगा, जो कमीशन डिडक्ट करके जो पैसा बचेगा वो पैसा वो किसको रिमिट कर देगा, कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा वो किसको डिडक्ट कर देगा, किसको रिमिट कर देगा, जवाब दो। The funds which we are left with after deducting the commission will be remitted by Shankar to consignor. कैश रेमिटेंस या मनी रेमिटेंस, आप जो भी बोलना चाहो, रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर कर देंगे। भाई माल बेचा, माल बेचा, माल बेचा और अपना कमीशन और अपने खर्चे, देखो सिर्फ कमीशन डिडक्ट नहीं करेगा, अपना कमीशन और अपने एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी जो उसने आउट ऑफ पॉकेट खर्चे कर रखे, आउट ऑफ पॉकेट जो खर्चे कर रखे, यानी हिल गोइंग टू डिडक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, जो कंसाइनी ने पे किए हुए एक्सपेंसेस है, कंसाइनी के जो पेड एक्सपेंसेस है वो माइनस करेगा, कमीशन माइनस करेगा, और जो बैलेंस बच गया हिल रिमिट टू कंसाइनर, हिल रिमिट टू कंसाइनर, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेवेन्यू होना है वो कंसाइनर का होना है, फिर कंसाइनर अपने जो भी रेमिटेंस एंड एवरीथिंग उसके हिसाब से उसका अकाउंट सेटल कर लेगा, अकाउंट सेटल कर लेगा कि भाई लेना देना हाँ हो गया, हमारा हिसाब क्लियर है, अब हमारा हिसाब क्लियर है। दिस इज द होल ट्रांजैक्शन ऑफ कंसाइनमेंट। अब जैसा मैंने बोला कमीशन तीन प्रकार के, उस पर मैं आ रहा हूँ, दैट थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन विच कंसाइनर कैन पे टू कंसाइनी टू मोटिवेट, कंसाइनर कैन पे टू कंसाइनी टू मोटिवेट। मैं बताता हूँ ये तीन कमीशन क्या है, मैं उस पर बताता हूँ, पहले एक बार होल स्टोरी समझ लो। पूरा स्टोरी क्या है कि भाई वी वांट टू एक्सपांड आवर बिजनेस रादर देन हैविंग ओन सेटअप इन द न्यू सिटी। हमने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, खुद का सेटअप लगाने की जगह हमने एजेंट अपॉइंट किया जिसको हमने बोला तू कमीशन पे काम कर ले, ही इज हैप्पी, उसका कोई खर्चा नहीं है, रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने उसका माल भी रख के बेच दिया। अब उस पर क्या होगा, हिल रिसीव कमीशन, हिल रिसीव कमीशन। अब कुछ खर्चे होने वाले जो कंसाइनर खुद पे करेगा, माल पहुंचाने तक के खर्चे, कुछ खर्चे रहने वाले जो कंसाइनी पे करेगा, कुछ खर्चे रहने वाले जो कंसाइनी पे करेगा, और कंसाइनी अगर पे कर रहा है तो हिल गोइंग टू वसूल इट, हिल गोइंग टू आस्क द मनी फ्रॉम कंसाइनर, हिल गोइंग टू आस्क द मनी फ्रॉम कंसाइन। अगर कंसाइनी ने कोई खर्चे पे किया है तो वो कंसाइनी से वो पैसा मांगेगा, कंसाइनी उसको वो पैसा दे देगा, कंसाइनी वो पैसा उसको दे देगा क्या, जब माल बिकता है तो वो माल बिकने से जो पैसा कलेक्ट हुआ उसमें से वो अपना खर्चा और कमीशन माइनस करके पैसा रिमिट कर देगा, पैसा रिमिट कर देगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप सबका ध्यान बोर्ड पे रहे, मुंडी उंडी झटके स्ट्रेट बैठे, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला जो खर्चा मैंने डब्बे में डाल रखा है और ये वाला जो खर्चा मैंने डब्बे में डाल रखे, ये दो खर्चे मैंने डब्बे में डाल रखे। मेरे को एक चीज़ बताओ, वो जो पहला वाला खर्चा है, उधर वाला खर्चा, वो एक्सपेंडिचर किसने किया है, वो एक्सपेंडिचर, वो जो उधर वाले रेड कलर के डब्बे में डाला हुआ है, वो एक्सपेंडिचर किसने पे किया है, कंसाइनर ने पे किया है। ये एक्सपेंडिचर को ना हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, यू कैन से इट एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। इवन कंसाइनी के भी खर्चे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है नॉन रिकरिंग और ये वाले जो खर्चे जो मैं दूसरे डब्बे में डाल देता हूं,
लेट्स से हम इसको ग्रे कलर के डब्बे में डाल देते हैं। ये वाले जो खर्चे हैं, क्या हो गया, बॉक्स क्यों नहीं आ रहा? ये वाले जो खर्चे हैं ना, दीज एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड एज रिकरिंग एक्सपेंसेस। Now what is non-recurring and recurring expenses? What is non-recurring and recurring expense? 2 मिनट सुन लो। यहाँ 2 टर्म्स लिखे हुए, ये लिखा हुआ है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, और ये लिखा हुआ है रिकरिंग एक्सपेंस। अगर आप एक चीज गौर फरमाओगे तो कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रिकरिंग है, कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रिकरिंग है। वेयर एज जो कंसाइनी है, जो कंसाइनी है, कंसाइनी के खर्चे 2 पार्ट में डिवाइड हुए, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग। मीनिंग समझो, आपको आसानी से मतलब समझ जाएगा। मीनिंग समझो, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग का मीनिंग क्या होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो खर्चा एक ही बार होता है, जो बार बार नहीं होने वाला है। जो खर्चा एक बार होता है वो खर्चे को हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे जो खर्चा हम एक बार इनकर्ड करेंगे, एक बार करेंगे, आगे नहीं होने वाला, दोबारा से उस पर वो खर्चा नहीं होगा, उस खर्चे को कौन सा खर्चा बोलेंगे हम? नॉन रिकरिंग। एग्जांपल के तौर पे कंसाइनर का खर्चा क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक ही बार लगना है, मटेरियल कॉस्ट तो एक ही बार लगेगा। पैकिंग उसको एक ही बार लगेंगी, अपने गोडाउन से उसके गोडाउन तक पहुंचाने के, नागपुर से वहां तक पहुंचाने का, लोडिंग चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ड्यूटी एंड अदर एक्सपेंस। कंसाइनर सारे खर्चे एक बार करेगा क्योंकि उसके पास से माल चला जाएगा, वो खर्चे करेगा और माल चला जाएगा। तो जो माल है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैन बी इन मल्टीपल बैचेस, बैच 1, बैच 2, बैच 3, जो एक बैच पे जो उसने खर्चा कर लिया वो एक ही बार होगा। वो दोबारा जब माल शंकर तक पहुंच गया उसके बाद वो उस पर खर्चा क्या कर लेगा? उस पर वो कोई खर्चा नहीं कर पाएगा। माल एक बार शंकर तक पहुंच गया तो उसके बाद क्या वो कोई खर्चा कर पाएगा? क्या नहीं। तो उसके सारे खर्चे नॉन रिकरिंग है, कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रिकरिंग है। वेयर एज कंसाइनी के कौन से खर्चे नॉन रिकरिंग है? तो सिंपल भाषा में याद रखना है तो गोडाउन में पहुंचने तक के खर्चे, गोडाउन के दरवाजे के अंदर पहुंचने तक के खर्चे। क्योंकि भाई रेलवे स्टेशन से गोडाउन में लाने का खर्चा तो एक ही बार लगेगा ना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो खर्चा बार बार लगने वाला है कि वो एक ही बार लगने वाला है? एक ही बार लगेगा। भाई ऑक्ट्राई ड्यूटी, सिटी के अंदर एंटर करते वक्त जो ऑक्ट्राई ड्यूटी लगने वाली है वो खर्चा एक ही बार लगने वाला है, बार बार थोड़ी लगेगा। बार बार माल सिटी में आएगा क्या? अरे माल आ गया, अब दोबारा से कैसे आएगा? दे आर नॉन रिकरिंग। बट गोडाउन का रेंट, चलो इस महीने माल बिक गया, बिक गया मान लो, चले एक बार लगा, बट माल नहीं बिका, बच गया, तो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होगा, तो अगले महीने का रेंट दोबारा लग जाएगा। सेम विल हैपन विद सैलरी, अगले महीने की सैलरी दोबारा लग जाएंगी अगर माल बच गया तो। एडवर्टाइजमेंट, मैंने पहले एडवर्टाइजमेंट किया, नहीं बिका माल, फिर किया, नहीं बिका, फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बार बार लग सकता है। इंश्योरेंस, मंथली इंश्योरेंस निकलते हैं, ईयरली भी निकला तो भी जितने पीरियड के लिए इंश्योरेंस निकल रहा है वो इनकर्ड होते जा रहा है उस पर। और भी जो खर्चे रहेंगे वो मेजरली क्या रहेंगे? इसके रिकरिंग, जो बार बार हो रहे। सर ये नॉन रिकरिंग और रिकरिंग में डिवीजन क्यों किया? नॉन रिकरिंग और रिकरिंग में डिवीजन क्यों किया? ये डिवीजन हमने इसलिए किया क्योंकि हमको जो स्टॉक बच जाएगा, मेरे को बताओ, जो स्टॉक बच जाएगा कंसाइनी के पास, उसके ऊपर ओनरशिप किसकी रहेंगी? जो क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी बचेगा उसके ऊपर में ओनरशिप किसकी रहेंगी? जो क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी बचेगा उसके ऊपर में, डोंट यू थिंक द ओनरशिप विल बी ऑफ कंसाइनर? ओनरशिप यानी मालकी, यानी ओनर जो रहने वाला है वो कंसाइनर रहने वाला है। यस और नो? ओनर कौन रहने वाला है? कंसाइनर। तो कंसाइनर अपने बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक बुक करेगा, उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना, उसके ऊपर में ओनर अपने बुक्स में अपने माल पे क्लोजिंग स्टॉक बुक करेगा, उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, हाँ या ना? उसका वैल्यूएशन कितना, उसका कॉस्ट कितना? तो आपको नहीं लगता जितना भी कॉस्ट उसमें इनकर्ड हुआ है टू मेक इट एट, टू ब्रिंग इट एट सेल, उसको सेल पे लाने तक का जितना भी खर्चा इनकर्ड हुआ है वो सारा खर्चा जोड़ा जाता है। जैसा आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर अगर याद होगा तो वहां मैंने एक फंडा बताया था, कॉस्ट टिल इंस्टॉलेशन इज कैपिटलाइज्ड, कॉस्ट टिल इंस्टॉलेशन इज कैपिटलाइज्ड। वैसी इन्वेंट्री, AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर में भी एक कंसेप्ट है कि भाई जितना भी खर्चा उसको सेल की कैपेसिटी तक बनाने के लिए, उसको सेलेबल बनाने के लिए हमने जितना भी खर्चा किया है वो सब उसमें ऐड होना चाहिए। तो मैं कौन से खर्चे उस कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में ऐड करूंगा, कौन से खर्चे कौन से कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में ऐड करूंगा? उसको सेलेबल बनाने तक के खर्चे। सेलेबल बनाने तक के खर्चे मतलब इन अनदर टर्म्स कहना है, नॉन रिकरिंग कॉस्ट में उसमें ऐड करूंगा। उसको सेलेबल बनाने तक के खर्चे मतलब नॉन रिकरिंग कॉस्ट में उसमें ऐड कर दूंगा, यस और नो? तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन, जब हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो वी शुड बी एबल टू वैल्यूएट प्रॉपरली कि भाई ये खर्चे नॉन रिकरिंग खर्चे, ये खर्चे
रिकरिंग खर्चे, तो नॉन रिकरिंग खर्चे विल बी एडेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल कैलकुलेशन रहता है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम देखेंगे कि भाई अगर मान लो नॉन रिकरिंग का जितना भी खर्चा है वो 1000 यूनिट पे किया, तो 100 यूनिट के कितने, उसमें कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह एडजस्ट करने रहेंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे आगे। तो भाई ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी हम चाहे तो बहुत आसानी से भी निकाल सकते हैं, आप पर यूनिट में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, कैसे कि आप वो सब वैल्यूएशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर आपने दो चीज ढंग से पढ़ ली, एक है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस, आपकी आधी जिंदगी सफल है। आप यहाँ गड़बड़ नहीं करोगे, क्योंकि आधे बच्चों को कंफ्यूजन सिर्फ उन दो वैल्यूएशन को लेकर। एंट्रीज क्या है, एंट्रीज तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, जर्नल एंट्रीज तो आपने बचपन से पढ़ रखी है, तो वहां दिक्कत नहीं होती। जो ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं इन दो वैल्यूएशन में करते, समझता ही नहीं सर, कभी कोई खर्चा लेते कभी कोई खर्चा छोड़ते, दिमाग नहीं, दिमाग को टेंशन नहीं, जो खर्चा एक बार लगा वो जुड़ेगा, जो बार बार लग सकता है वो नहीं जुड़ेगा। नॉन रिकरिंग खर्चे विल बी एडेड टू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, रिकरिंग एक्सपेंसेस विल नॉट बी एडेड टू द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको समझा, आई होप आपको समझा, यस और नो। नॉन रिकरिंग रिकरिंग सिर्फ इतना ध्यान रखो, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक में कैसे वैल्यू करेंगे जब फिगर्स हमारे सामने रहेंगे तब बताएंगे। अच्छा, एक सिंपल सवाल का जवाब देना, आपको क्या लगता है कमीशन इज नॉन रिकरिंग और रिकरिंग? कमीशन का एक्सपेंस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बार बार होता है कि जो एक बार बिक गया कमीशन मिल गया बात खत्म, है ना? नॉन रिकरिंग है कमीशन का खर्चा, टेक्निकली इट्स नॉन रिकरिंग, जिसपे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कमीशन का खर्चा एक ही बार होगा, बट स्टिल कमीशन इज एन, कमीशन का खर्चा कब है, गोडाउन से पहले या गोडाउन के बाद है? कमीशन का खर्चा गोडाउन से पहले या गोडाउन के बाद है? जवाब दो। इट्स अ सेल एक्सपेंस, इट्स अ सेल एक्सपेंस। इसको सेलेबल बनाने के लिए खर्चा है कि सेलेबल बनने के बाद का खर्चा है? इसको सेलेबल बनाने का खर्चा है कि सेलेबल बनने के बाद का खर्चा है? सेलेबल बनने के बाद का है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बाद में आते हैं मेरे पास कि सर कमीशन का भी तो खर्चा नॉन रिकरिंग है, जो माल एक बार बिक गया उस पर दोबारा से कमीशन कैसे मिलेगा, ये भी तो नॉन रिकरिंग है, तो इसको वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में क्यों नहीं लेते? आप इसको क्यों बोल रहे हो कि भाई ये अलग रखो, इसको नॉन रिकरिंग रिकरिंग में क्लासिफाई करोगे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कमीशन इज नॉट कॉस्ट टू ब्रिंग द प्रोडक्ट एट इट्स सेलेबल पोजीशन, कमीशन इज द कॉस्ट आफ्टर ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट एट सेलेबल पोजीशन। अरे सेलेबल पोजीशन पे लाना मतलब गोडाउन तक का खर्चा, सेलेबल पोजीशन तक लाना मतलब गोडाउन का खर्चा, गोडाउन के बाद के जितने खर्चे, गोडाउन के बाद के जितने खर्चे, फिर वो चाहे मैं गोडाउन के बाद होम डिलीवरी के लिए भी कैरेज पे कर दूं, गोडाउन से बाद में वो रहता ना गिफ्ट रैप करने के खर्चे पे कर दूं, होम डिलीवरी गिफ्ट रैप ये सब गोडाउन के बाद के खर्चे, वो सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस में क्लासीफाई होते हैं, वो नॉन रिकरिंग में नहीं होते। दो वो खर्चा एक ही बार होता है, बट स्टिल वो हम उसको रिकरिंग में क्लासीफाई करते हैं क्योंकि वो गोडाउन के बाद के खर्चे, क्योंकि वो गोडाउन के बाद के खर्चे। ठीक है, और जी यस और नो, गोडाउन तक के खर्चे विल बी कैपिटलाइज, गोडाउन के बाद के खर्चे विल नॉट बी कैपिटलाइज, विल नॉट बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब वैल्यूएशन मिलेंगे, वैल्यूएशन पे हम दोबारा इस पे बात करेंगे, मैं यहाँ डायग्राम पे आपको वापस लेके आऊंगा तब याद रखना। नाउ लेट्स कम टू दिस कमीशन। जैसा कि हमने देखा था कंसाइनी विल गोइंग टू वर्क फॉर कमीशन, जो कंसाइनी हमारा कंसाइनी बाबू है विल गोइंग टू वर्क फॉर कमीशन। कमीशन के लिए अगर वो काम कर रहा है, अगर वो कमीशन के लिए काम कर रहा है तो कमीशन, तीन प्रकार के कमीशन हम उसको पे करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन विच वी पे टू कंसाइनी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन विच वी पे टू द कंसाइनी। कौन से 3 कमीशन है, ध्यान देना, सबका ध्यान बुक्स में। सबसे पहला कमीशन है जिसको आप नॉर्मल कमीशन या ओरिजिनल कमीशन भी बोल सकते हो, विच इज द परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। जो भी माल बेचेगा तू, जैसा उसको आपने बोला 100 रुपए में बेचना है, तो 100 रुपए का 10%, दैट्स नॉर्मल कमीशन, 10 रुपए उसका नॉर्मल कमीशन हो गया। 100 का मत करो, 500 रुपए कर दो। माल 500 रुपए में बेचना है, 500 का 10% यानी 50 रुपए, ये कौन सा कमीशन हो गया, नॉर्मल कमीशन, या आप दूसरे वर्ड्स में ओरिजिनल कमीशन बोल सकते हो। एक कमीशन होता है जिसको हम स्पेशल या सरप्लस बोलते हैं, सरप्लस कमीशन। मैंने सेलिंग प्राइस 500 बोली है, 500 में माल बेचना है, 500 के ऊपर बेच दिया तूने, ओवर अबाउ सेलिंग प्राइस, जो मैंने सेलिंग प्राइस डिसाइड की है उसके ऊपर अगर तूने माल बेच दिया, जैसा मान लो तूने 800 रुपए में माल बेच दिया, माल कितने में बेच दिया, 800, जबकि मैंने कितना डिसाइड किया था, 500, तूने 800 में बेच दिया, तो व्हाट इज सेल प्राइस ओवर एंड अबाउ माय इनवॉइस प्राइस? डिसाइडेड प्राइस के ऊपर कितना बेचा उसने? 500 रुपए डिसाइडेड था, 500 रुपए डिसाइडेड था, उसने 800 में बेच दिया। 500 रुपए डिसाइडेड था, उसने 800 में बेच दिया, तो 800 माइनस 500 सेल प्राइस ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस,
इनवॉइस प्राइस मतलब डिसाइडेड प्राइस जिसमें हमने बेचना था, उसका मैंने तेरे को 25% कमीशन दे देना है। ये कौन सा है, जो भी आएगा 300 का 25% निकाल लो, कितना आएगा 300 का 25%, आई थिंक 75 रुपये आएगा। दिस इज सरप्लस कमीशन या स्पेशल कमीशन। इसको ओवर राइडिंग कमीशन भी बोलते हैं, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग कमीशन। लिख दो ओवर राइडिंग कमीशन भी लिख दो यहाँ पे, ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग स्पेशल सरप्लस या ओवर राइडिंग कमीशन बोला जाता है। अलग अलग नाम है, अब क्वेश्चन में कुछ भी दिया रह सकता है, इसलिए मैंने आपको सब बता दी। एक कमीशन होता है डेलक्रेडियर कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। डेलक्रेडियर कमीशन क्या होता है, डेलक्रेडियर कमीशन ध्यान दो। डेलक्रेडियर कमीशन, मेरे को बताओ माल बेचा किसने, सिंपल सवाल का जवाब दो, माल बेच कौन रहा है, माल बेच कौन रहा है, कंसाइनर या कंसाइनी, माल कौन बेच रहा है, कंसाइनर और कंसाइनी, होल सेलिंग द गुड्स, कंसाइनर और कंसाइनी, बेचने का काम कंसाइनी कर रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये कस्टमर्स को कौन जानता होगा, कंसाइनर जानता होगा या कंसाइनी जानता होगा, ये कस्टमर्स जो है इनको जानता कौन है, इनके साथ में उठना बैठना जानकारी कंसाइनी की है, वो उसके कस्टमर्स, टेक्निकली ये कस्टमर्स हमारे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं तो ये कस्टमर्स कंसाइनी के, तो इनको कंसाइनर जानता नहीं। अगर इनको माल हम क्या, अच्छा क्या इनको माल क्रेडिट पे बेचा जा सकता है क्या, क्या इनको कंसाइनी माल क्रेडिट पे बेच सकता है क्या, क्या इनको माल क्रेडिट पे बेचा जा सकता है, नॉर्मल बिजनेस है। डू आई नीड टू सेल द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, यस आई कैन नीड टू सेल द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, प्रोडक्ट क्रेडिट पे बेचा जा सकता है, कंसाइनी को अगर हमने अथॉरिटी दी है तो बेच सकता है, बेच सकता है। अब इनसे पैसा वसूलने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, पैसा वसूलने की जिम्मेदारी किसकी है, कंसाइनी की कंसाइनर की, पैसा वसूलने की जिम्मेदारी किसकी है, जवाब दो सभी लोग जवाब दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पैसा वसूलने की जिम्मेदारी किसकी है, कंसाइनर की या कंसाइनी की, आपको पता है पैसा वसूलने की, धंधा किसका है, ये धंधा किसका है, कंसाइनर का, यानी कृष्णा और शंकर बोलो, धंधा किसका है, कृष्णा का या शंकर का, ये बिजनेस किसका है, कृष्णा और शंकर, बिजनेस कृष्णा का है। आपको नहीं लगता ये कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कृष्णा की है, क्योंकि धंधा उसका है। आपको क्या लगता, कंसाइनी को कमीशन क्यों दे रहे थे, कंसाइनी को हम जो कमीशन दे रहे थे वो माल बेचने के लिए दे रहे थे ना, कि पैसा कलेक्ट करने के लिए दे रहे थे, हमने उसको कमीशन, हम गड़बड़ यही करते, माल तूने बेचा तो तू पैसा लेके आ, माल तूने बेचा तो तू पैसा लेके आ, बराबर, बट द एक्चुअल कमीशन वॉज ओनली पेड टू सेल द गुड्स, कहीं भी कमीशन इसलिए थोड़ी दिया गया था कि मेरे को पैसा लेके आना है, भाई पैसा लेके आना है तो उसका कमीशन अलग लगता है, क्योंकि वो कलेक्शन का काम ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट थिंग, जा जाके बार बार पैसा मांगना पड़ता है, उसको भी अलग कॉस्ट लगती है, पर जब वो जानता नहीं ना, वो जानता नहीं, बट बेटा आप मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, अगर वो जानता नहीं तो क्रेडिट नहीं देना था, आपने कंसाइनी पे भरोसा किया है तो उसने क्रेडिट दिया है, अगर उसने क्रेडिट दिया है तो जिम्मेदारी जो है इस पूरे धंधे की, यही समझो, इस पूरे धंधे की जिम्मेदारी प्रिंसिपल पे रहती है, एजेंट पे कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, एजेंट को सिर्फ माल बेचना है। हाँ मैं मानता ना कंसाइनर कस्टमर्स को जानता ही नहीं होगा, बट जिम्मेदारी फिर भी कंसाइनर की है, क्योंकि बिजनेस उसका है, बिजनेस उसका है। अब जैसा आप बोल रहे हो कि कंसाइनर तो सर कस्टमर्स को जानता नहीं तो कैसा करेंगे, पैसा कंसाइनर अगर पैसा मांगने आएगा तो कस्टमर मना कर देंगे, होता है बहुत बार। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, हम यानी कंसाइनर यानी कृष्णा, मैं क्या करूंगा, शंकर को बोलूंगा यार तू 3% का कमीशन एक्स्ट्रा रख ले, तू 3% का कमीशन एक्स्ट्रा रख ले, बट अच्छा 3% किसका, ये जो परसेंटेज रहेगा ये कैश सेल का रहेगा या क्रेडिट सेल का रहेगा, परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल रहता, हाँ ये याद रखना, डेल क्रेडियर कमीशन इज ऑलवेज द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल, परसेंट जो तूने क्रेडिट में बेचा उसका 3% कमीशन ज्यादा रख ले, और ये पैसा वसूल के ला दे, ये पैसा वसूल के ला दे, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। मैंने कंसाइनी को जिम्मेदारी दे दी कि भाई 3% कमीशन ज्यादा रख ले, बट ये पैसा वसूल के ला दे, पैसा वसूल के ला दे, नहीं तो ये कस्टमर्स नालायक है, ये कस्टमर्स नालायक के पैसे डुबा देंगे, बोले ये कस्टमर्स नालायक के पैसे डुबा देंगे, तो 3% का कमीशन एक्स्ट्रा रख के वो पैसा कलेक्ट करके ला दे। ये जिम्मेदारी किसने किसको दे दी, ये जिम्मेदारी कंसाइनर ने कंसाइनी को दे दी, ये जिम्मेदारी कंसाइनर ने किसको दे दी, कंसाइनी को, ये समझा क्या, ये समझा क्या, ये सुनो, हाँ या ना,
तो अब जो बैड डेट्स हुए, अगर कमीशन नहीं दिया, अगर कमीशन नहीं दिया तो बैड डेट्स कौन उठा रहा था? अगर कमीशन नहीं दिया तो बैड डेट्स का एक्सपेंडिचर बेयर कौन कर रहा था? कमीशन नहीं दिया, डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दिया, तो बैड डेट्स का एक्सपेंडिचर कौन बेयर कर रहा था? कंसाइनर, कंसाइनर। बट अगर अब मैंने डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया तो बैड डेट्स का एक्सपेंडिचर कौन बेयर करेगा? अगर मैंने डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया तो बैड डेट्स का एक्सपेंडिचर कौन बेयर करेगा? अगर कोई पैसा आप डूबता है तो जिम्मेदारी कंसाइनी की होगी, अब जिम्मेदारी कंसाइनी की होगी। इसको बोला जाता है डेल क्रेडियर कमीशन, एंड डेल क्रेडियर कमीशन इज द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल, इट इज नॉट द परसेंटेज ऑफ कैश सेल या टोटल सेल, इट्स अ परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल। भाई जितना माल क्रेडिट में बेचा है उतने का परसेंटेज ले ले और पैसा कलेक्ट करके ला दे, और पैसा कलेक्ट करके ला दे। जमेगा? ओ जी यस और नो? छाप लो इसको। ये स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो क्या हुआ हमने अब तक जितना भी देखा है कि भाई कंसाइनमेंट का प्रोसेस क्या है, व्हाट कंसाइनमेंट मींस, इसका इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, जमता है? बढ़ू आगे।